450 का एरिया कवर तो सरकार से पूरा यूपी एसपी हैं आपके बच्चे कौन हैं? आपदा मित्र योजना है सर। पूरे देश में सर 1 लाख इनको बचाव के 15 आइटम की किट दी जाती है। 12 दिन की इनकी आवासीय प्रशिक्षण होता है सर। बहुत सुंदर। कहाँ घर है? लखनऊ में। ट्रेनिंग लिया? कलागरा भी कहते हैं सर ये पुस्तक इनको सभी बच्चों को एक पुस्तक दी जाती है। कंपटीशन भी होता है इसका, स्कूलों में इसका थोड़ा पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाइए जी। इनके 12 दिन की ट्रेनिंग होती है सर और बेसिक इक्विपमेंट भी दिया जाता है सर सबको, सारे बच्चों को सर। जी SDRF करवाइए थोड़ा सर। होना चाहिए। ये सारा SDRF की इक्विपमेंट है, यूपी की SDRF के सारी इक्विपमेंट सर। क्या करना है इसमें? सर हम लोग आपको पहनाना चाहते हैं, आपका कोर्स ये सर। हाँ सर। महाराज प्रेमचंद सिंह पास और है महाराज।
भारत गंगा के मैदानी इलाकों के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तीसरे 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला और सत्र के दौरान उद्घाटन भाषण देने की सहमति दी। उत्तर प्रदेश सरकार आपके क्रियाशील नेतृत्व में आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास और पहल कर रहा है। हमें विश्वास है कि आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित मुद्दों, चाहे वह बाढ़ हो, चाहे सूखा या फिर बिजली गिरना, लू या शीतलहर या भूकंप या नदियों द्वारा भूमि कटाव हो, सभी मुद्दों के रोकथाम के प्रति आपका समर्पण और प्रतिबद्धता इस सम्मेलन में उपस्थित हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होगा। मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री अनूप प्रधान जी, प्रमुख सचिव आपदा प्रबंधन और उपाध्यक्ष SDMA यूपी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सहयोग से लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत गंगा के मैदानी इलाकों के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के इस तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी और आयोजन के लिए तत्परता से सहमति व्यक्त की है। मैं इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 9 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सभी प्रतिनिधियों और भागीदारों और उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारियों और कर्मचारियों, 16 संस्थानों, संगठनों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों को और देश भर से आए आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों का भी स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 3 से 5 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में आयोजित एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में नए सिरे से प्रयास करने के लिए 10 सूत्री एजेंडे का रेखांकित किया था। एजेंडे का बिंदु 8 स्थानीय क्षमता और पहल का निर्माण करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण को सामान्य रूप से और विशेष रूप से एजेंडा के बिंदु संख्या 8 को पूरा करने के लिए NDMA और SDMA के बीच प्रभावशाली समन्वय के माध्यम से एवं प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदाओं के प्रबंधन की दिशा में राज्य और स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए और विभिन्न SDMA के बीच सामूहिक सीख को बढ़ावा देने के लिए NDMA प्रतिबद्ध है। यह सम्मेलन सभी 9 SDMA को अपने सर्वोत्तम अभ्यासों, सीखे गए सबकों को साझा करने और अपने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आपदा प्रबंधन से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। आपदाओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे 16 वैज्ञानिक संस्थानों और संगठनों और अन्य हितधारकों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक हस्तक्षेपों को साझा करेंगे। इससे राज्य की क्षमता में वृद्धि होगी, SDMA के बीच परस्पर सीखने और SDMA NDMA की साझेदारी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगा। मुझे आशा है कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सभी हितधारकों के बीच लाभदायक चर्चा होगी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के गंगा के मैदानी इलाकों के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपदा जोखिम प्रबंधन के मुद्दों को हल करने के लिए कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेंगे और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों का, NDMA के सभी सदस्यों का, सभी अधिकारियों का एवं सारे 9 राज्यों के और संस्थानों के अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करती हूं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य सचिव श्री कमल किशोर जी का कि कृपया अपना विशिष्ट उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री राजस्व, लेफ्टिनेंट जनरल RP शाही जी, श्री सुधीर गर्ग, NDMA के मेरे साथी सदस्य और अन्य अधिकारी, गृह मंत्रालय से आए संयुक्त सचिव श्री संजीव कुमार जिंदल,
NRSC के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान और सभी 9 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों से आए आपदा प्रबंधन विभागों के सहयोगी, जो विशेषज्ञ संस्थाएं हैं 16, वहां से आए हुए वैज्ञानिक, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये एक अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि ये जो तीसरा कॉन्क्लेव कर रहे हैं हम इन राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के साथ, जिनमें से अधिकतर बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ये हर्ष का विषय है कि हम ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस विषय में काफ़ी उन्नति की है, चाहे वो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स की स्थापना हो, चाहे वो आपदा मित्रों को और की संख्या बढ़ाने का विषय हो, या जिला स्तर पे जो कैपेसिटी मजबूत करने की बात है उसमें हो। तो उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। हम अगले 2 दिनों में साथ मिल करके एक दूसरे से सीखें और इस काम को और आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका आयोजन यहाँ किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं सिर्फ 3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली बात ये कहूँगा कि देखिए 2015 मार्च में हमने और दुनिया के 186 अन्य देशों ने ये प्रण लिया था कि 15 साल के अंदर हम आपदाओं से होने वाली मृत्यु दर को, आपदाओं से होने वाले नुकसान को, आर्थिक नुकसान को, जीविकाओं को जो नुकसान होता है उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान होता है उसको बहुत अधिक कम करेंगे। 15 साल की अवधि में से आधी अवधि निकल चुकी है। अभी हमारे पास सिर्फ आधी अवधि बाकी है और हमें इसमें तत्परता से काम करना है। और इसमें हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम जान और माल की जो क्षति है उसको कम ही नहीं, शून्य करें। चाहे वो बाढ़ से प्रभाव हो या भूस्खलन से प्रभाव हो, हमारा उद्देश्य जब तक एक भी जान जाती है आपदाओं से तब तक हम आराम नहीं कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य 0 होना चाहिए। हमने काफ़ी प्रगति की है पिछले कुछ सालों में, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं रह सकते। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री बार बार इस बात का आह्वान करते हैं कि आप जो आपने अचीव किया है आप उससे संतुष्ट नहीं रह सकते, उससे और आगे जाना है। कुणाल जी ने बात की प्रधानमंत्री जी के 10 सूत्री एजेंडा की आपदा प्रबंधन के संबंध में। तो दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम इसको नुकसान को कम करना चाहेंगे तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि स्थानीय स्तर पे, जनपदों के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, हर एक ग्राम में हमारी कैपेसिटी मजबूत हो। और इस संदर्भ में ये हर्ष का विषय है कि इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से अधिकारी यहाँ आए हैं। हमें उनकी बात सुनने का अवसर मिलेगा, कैसे वो अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी क्या चुनौतियाँ हैं, हम उनको कैसे सहयोग दे सकते हैं, इस बारे में हमें उनसे सीखने को मिलेगा। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। हमारे यहाँ NDRF है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत ही सशक्त SDRF भी है, लेकिन हमें अभी डिज़ास्टर रिस्पॉन्स से आगे जाकर के डिज़ास्टर मिटिगेशन करना है। हमें आपदाओं को होने से ही रोकना है, हमें आपदाओं की रोकथाम करनी है। इसके लिए भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है, मेरे ख्याल से 5 से ज़्यादा देश ऐसे नहीं हैं जहाँ पे एक नेशनल लेवल का डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड है। इसकी गृह मंत्रालय ने और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो अब हमारे पास आपदाओं की रोकथाम के लिए काम करने में कोई व्यवधान है, ऐसा कोई बहाना नहीं बचा है। अब हमारे पास वित्त राशि भी उपलब्ध है रोकथाम करने के लिए। तो आपके साथ हम काम करना चाहेंगे कि कैसे NDA में आपको सपोर्ट करे, कैसे गृह मंत्रालय आपको सपोर्ट करे, और जो यहाँ पे विशेषज्ञ संस्थान हैं कैसे आपको सपोर्ट करें कि हम इससे होने वाले नुकसान को, आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करें और
आपदाओं के होने से पहले मिटिगेशन पे काम करें। हम ऐसे शहर बनाएं, ऐसे गांव बनाएं, ऐसी हमारी लैंड यूज प्लानिंग हो जिससे कि हम फ्लड से होने वाले नुकसान को, भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम कर सकें। आज का दिन और कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपना यहाँ पूरा समय दें, पूरा ध्यान दें, एक दूसरे की बातें सुने और मिलके देश को आपदाओं से सुरक्षित बनाने का एक रास्ता निकालें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज इस कार्यक्रम में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद द्वारा पिछले 20 वर्षों में आई बाढ़ के अध्ययन के आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के सौजन्य से पूरे देश के लिए फ्लड एटलस तैयार किए गए हैं। तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन समस्त अतिथिगण तथा कर्नल केपी सिंह सलाहकार एनडीएमए एवं श्री रविकेश कुमार जी वित्तीय सलाहकार एनडीएमए से अनुरोध करती हूं कि कृपया फ्लड एटलस का अनावरण करने का कष्ट करें। अब मैं मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन हेतु उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। एनडीएमए भारत सरकार द्वारा आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के इस तृतीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी राजस्व राज्य मंत्री श्री अनूप प्रधान जी, एनडीएमए के सदस्य सचिव श्री कमल किशोर जी, एनडीएमए के सदस्य श्री राजेंद्र सिंह जी, एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जी, उत्तर प्रदेश एसडीएमए के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही जी, प्रमुख सचिव राजस्व श्री सुधीर गर्ग जी, डॉक्टर कृष्णा एस वत्सी, संजीव कुमार जिंदल जी, कुणाल सत्यार्थी जी, डॉक्टर प्रकाश चौहान जी और उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, विभिन्न राज्यों से उपस्थित यहाँ पर एसडीएमए से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और अन्य प्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश राज्य के आपदा विभिन्न जनपदों में तैनात आपदा मित्र और उपस्थित अन्य भाइयों बहनों, 2 दिवसीय इस तृतीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में मुझे आप सबके बीच में आकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि एनडीएमए के मार्गदर्शन में उत्तर भारत के 9 ऐसे राज्य जो किसी न किसी प्रकार की आपदा से कम या ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, उनका यह क्षेत्रीय सम्मेलन आज यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सभी विभिन्न राज्यों से आए हुए अतिथियों का, एसडीएमए से जुड़े हुए पदाधिकारी और अन्य प्रतिनिधियों का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। 2 दिवसीय
यह क्षेत्रीय सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सम्मेलन आयोजित हो रहा है और देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देश के अंदर एक बड़े राज्यों में होने के कारण उत्तर प्रदेश के सामने आपदा से संबंधित चुनौतियां भी उसी प्रकार की है। मेरा यह मानना है कि अगर समय से प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाए, बचाव के उचित उपाय किए जाएं, तो आपदा से होने वाले किसी भी नुकसान को न्यूनतम लाने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस संवेदनशील प्रश्न को ध्यान में रख करके एनडीएमए को और सक्रिय करते हुए एक अच्छी शुरुआत की है। उनकी अच्छी ट्रेनिंग तो हो ही, साथ साथ जनपद स्तर पर आपदा मित्रों की तैनाती भी हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर कार्य किया जा सकता है। जैसे आपके सामने मैं एक उदाहरण देता हूं, बाढ़ जैसी आपदा, ऐसा नहीं कि उसको नियंत्रित न किया जा सकता। कुछ तो वास्तव में प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित भी है। अगर नदी के कैचमेंट एरिया में अनावश्यक बस्तियां बसेंगी तो आपदा अपना विकराल रूप धारण करेगी ही करेगी। लेकिन अगर हमने ईमानदारी के साथ उस आपदा पर नियंत्रण करने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए तो उस पर नियंत्रण भी संभव है। उत्तर प्रदेश का मैं एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो 2 महीने के अंतराल में अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ आती है। मैं विगत वर्ष भी देख रहा था, इस वर्ष भी देख रहा था। विगत वर्ष पहले हमारे उत्तर से जुड़े हुए जनपदों में बाढ़ आई थी, जो नेपाल से सटे हुए जनपद हैं, और उसके बाद फिर गंगा और यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ उन क्षेत्रों में देखने को मिली थी। इस वर्ष इसका उल्टा था। इस बार पहले गंगा और यमुना से सटे हुए जनपदों में, जिन जनपदों से गंगा नदी और यमुना नदी गुजरती है, उन जनपदों में पहले बाढ़ आई और उसके बाद में फिर नेपाल से सटे हुए जनपदों में। समय से की गई तैयारी और बचाव के उपाय, जैसे नेपाल से सटे हुए जो जनपद हैं, हिमालय से आने वाली नदियों के कारण वहां बाढ़ आती है। और मैं देखता था कि बहुत सारी जगह तो बाढ़ का कारण स्वयं मनुष्य और ठेकेदारी प्रथा है। जैसे उत्तर प्रदेश में सरयू नदी में एक जगह है एल्गिन ब्रिज। एल्गिन ब्रिज में पता नहीं कब से बाढ़ के नाम पे हर वर्ष 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होते थे। और जब 2017 में मैं मुख्यमंत्री बना था तो सबसे पहले मेरे सामने वहीं का प्रस्ताव आया। तो मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा साहब बाढ़ रोकने के लिए। तो मैंने कहा क्या पहली बार रुक रहा है? कहा नहीं साहब ये हर साल होता है। तो मैंने कहा हर साल 100 करोड़ खर्च होते हैं? कहा हाँ। मैंने कहा उसको बंद कर दो, यह कार्य नहीं होगा। कहा साहब नुकसान होगा। तो मैंने कहा एक बार नुकसान होने दो, देख तो लेंगे कितना नुकसान होता है। तो मैं उधर से गुजर रहा था अगले दिन ही, तो मैंने अपने हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा, मैंने कहा भी मुझे एल्गिन ब्रिज थोड़ा दिखाना। तो उसने कहा कि साहब ये सामने तो है, अभी मैं दिखाता हूं। मैंने कहा वहां लेके चलो। मैंने कहा हेलीकॉप्टर को नीचे कर दो, कितना नीचे हो सकता है। फिर मैंने कहा इसको क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाइए।
और ले जाओ, पहले नज़दीक ले लो, फिर उसको घुमाते घुमाते 12-15 किलोमीटर के दायरे तक इसको मुझे जरूर लेके चलो। उसने घुमाया, घुमाने के बाद फिर मैं अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ा। सायंकाल वापस आ रहा था तो आते समय मैंने मैसेज कर लिया था कि मैं यहाँ पे बाढ़ से संबंधित विभाग के साथ शाम को बैठक करूंगा, और वे मेरे सामने एल्गिन ब्रिज से संबंधित फाइल को भी लेकर के आएंगे। मैं सायंकाल जब वापस आया था तो मैंने इन लोगों से कहा, मैंने कहा भी मुझे बताओ कि जो एल्गिन ब्रिज का प्रस्ताव है क्या है। उन्होंने कहा साहब ये है, इससे 2 जनपद खासतौर पर गोंडा, बहराइच और इधर बाराबंकी, 3 जनपद बुरी तरह प्रभावित होंगे। तो मैंने कहा इसके अलावा वहां पर कुछ और विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, वहां पे नदी काफी चौड़ी है, अगर हम नदी को वहां पे ड्रेजिंग करें और ड्रेजिंग करके नदी को चैनलाइज कर लें तो मैं मानता हूं कि इसका समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा साहब देखिए, एक तरफ हम करेंगे तो उधर गोंडा के लोग विरोध करेंगे, इधर बाराबंकी के लोग विरोध करेंगे। मैंने कहा बीच में ले लीजिए ना। मैंने कहा ड्रेजर कहीं किराए पे आपको मिल सकता, लीजिए। तो विभाग ने कहा साहब हमारे पास 2 ड्रेजर हैं। मैंने कहा कभी उपयोग हुए? कहा नहीं। तो मैंने कहा क्यों खरीदे गए थे? अगले 1 सप्ताह के अंदर ड्रेजर वहां पहुंचे। 12 से 15 किलोमीटर लंबा एक चैनल बनाया गया बीच में, और पूरी नदी वहां पर उसके साथ जुड़ गई। 100 करोड़ रुपए जहां खर्च होने थे, पहले वर्ष मात्र 5 करोड़ रुपए में हम उस समस्या का समाधान किए। और आज यानी आप देख रहे होंगे पिछले 5 वर्षों में, 5.5 वर्षों में इस बार भी 8 लाख क्यूसिक वाटर सरयू नदी में जा रहा था, लेकिन उन क्षेत्रों में नदी को चैनलाइज करने के बाद बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो गया। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले 38 जनपद थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। अगर मैं विगत वर्ष की बात करूं तो ये मात्र 4 जनपदों तक सीमित हो गया है। प्रबंधन और उसके साथ नेक नियति, यह एक संबंधित विभाग से जुड़ी हुई, और दूसरा समय पर किए गए प्रयास। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यूपी के अंदर कार्य कर रही है। एनडीआरएफ वाराणसी और गाजियाबाद में काम कर रही है। एसडीआरएफ की 3 बटालियन हम लोगों ने 2017 में गठित की थी, और उनकी अच्छी ट्रेनिंग देने के साथ ही उस कार्यक्रम को आगे तो बढ़ाया गया है। पीएससी की 17 ऐसी कंपनियां हम लोगों ने गठित की हैं जो फ्लड यूनिट के रूप में और आपदा के समय में कहीं भी राहत कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, और वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। और मैं सदैव से इस बात को मानता रहा हूं कि हम लोग देखते थे बचपन में, जब स्कूल कॉलेजेस में हम लोग पढ़ते थे तो स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होता था आपदा से संबंधित विषय, और आपदा से संबंधित इन विषयों पर काफी चर्चाएं होती थी। बताया जाता था भूकंप आना है तो भूकंप के समय घर के अंदर जाने की बजाय घर के बाहर निकलो, कहां पे खड़ा होना, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, आग लग गई हो तो कैसे बचाव करना है, बाढ़ के समय हमें क्या करना चाहिए। पाठ्यक्रम से सारे विषय हटा दिए गए। एक अच्छी शुरुआत है आपदा मित्रों की तैनाती और उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम, और मुझे लगता है इसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के साथ साथ स्कूली पाठ्यक्रम और उन बच्चों की ट्रेनिंग ग्राम पंचायतों के इसके साथ जोड़ना है। दूसरा, मैंने एसडीएमए के सामने एक बात और कही थी। आकाशीय बिजली से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे मौतें होती हैं, और वह भी आप देखते होंगे कि आकाशीय बिजली से जो भी मौतें होती हैं उसमें 75 से 90% मौतें हमारे 2 जनपदों में होती हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। इन दोनों जनपदों में मौतें होती हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम वहां लगाना, और ये संभव है।
तकनीक आज विकसित हो चुकी है। इस दिशा में प्रयास करते हुए हम लोग बड़े पैमाने पर जनहानि को रोक सकते हैं और इस दिशा में एसडीएमए उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए आने वाले समय में कम से कम 4 से 6 घंटे पहले अगर हम उस क्षेत्र में सायरन बजाने या वहां पर कोई और अलर्ट उन लोगों को हम देने की कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो बड़े पैमाने पे मौतें रोकी जा सकते हैं। एक दिन तो 2 वर्ष पहले की घटना है, आपने देखा होगा, जब एक ही दिन में लगभग 85 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 35 यूपी के थे और शेष बिहार के अंदर भी घटना उसी दिन घटित हुई थी। एक साथ आकाशीय बिजली से मौतें हुई थी। ये बड़े पैमाने पे होती है और उसमें से जो मौतें हुई थी सब मिर्जापुर और सोनभद्र में मौतें हुई थी। बुंदेलखंड में 1-2 थी, लेकिन ज्यादातर ये उसी क्षेत्र में हुई थी और बिहार के अंदर भी 1-2 जनपदों के अंदर ये घटनाएं घटित हुई थी। अग्नि से जुड़ी हुई, अग्निकांड से जुड़ी हुई घटनाओं को भी ध्यान में रख करके हम इसके बारे में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और इसको सभी को जोड़ना चाहिए। दूसरा, जब हम आपदा की बात करते हैं तो भारतीय मनीषा ने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। एक को आधिदैविक के रूप में माना है, जिसको हम दैवीय आपदा मान लेते हैं, जिसको आप आपदा मान लेते हैं। एक आदि भौतिक है, किसी हिंसक प्राणी के द्वारा किया जाने वाला नुकसान। आप देखते होंगे कि हमारे जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, जहां पे हमारी सेंचुरीज हैं, उसके आसपास अक्सर जंगली जानवरों के हमले से मनुष्य और जंगली जानवरों के आपसी द्वंद्व के कारण बहुत बार जनधन की हानि होती है। उसको भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आपदा की श्रेणी में डाला है। तीसरा है आध्यात्मिक, जो किसी भी शारीरिक और मानसिक व्याधि के कारण नुकसान होता है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, हजारों मौतें हुई। दुनिया के अंदर एक वायरस ने, एक अदृश्य वायरस ने पूरी दुनिया को लिटा के रख दिया, बांध दिया। और उस दौरान समय से लिए गए निर्णय और समय पर की गई कार्रवाई के बेहतर परिणाम रहे हैं। भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर एक मॉडल के रूप में देखा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय समय पर जो निर्णय लिए जाते रहे और स्वयं पूरे अभियान को उन्होंने स्वयं लीड किया, परिणाम भारत के पक्ष में था। दुनिया के तमाम विकसित देश जिनका नेतृत्व उन्हें लीड नहीं कर पाया, वे पिछड़ते हुए दिखाई दे, वहां लाखों की संख्या में मौतें होती हुई दिखाई दी। सड़क दुर्घटना इसमें से एक चुनौती हम सबके सामने है। मुझे बताते हुए एक बहुत दुखद सच है कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 से लेकर के आज की तिथि तक 23,631 कुल मौतें कोविड महामारी से हुई। लेकिन पिछले 2.5 वर्ष के अंदर कोरोना जैसी महामारी ने, जिसने पूरी दुनिया को पस्त कर दिया था, उस महामारी से मौतें होती हैं 23,600 और सड़क दुर्घटना में अकेले उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 22,000 से अधिक मौतें होती हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके सामने। और मेरा मानना है अवेयरनेस का अभाव है। सड़क इंजीनियरिंग की कुछ जगह कमी हो सकती है, लेकिन अवेयरनेस भी इसमें कहीं ना कहीं, लोग हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे, सीट बेल्ट लगा के नहीं चलेंगे, ओवर स्पीडिंग होगी, शराब पी करके वाहन चलाएंगे। थोड़ी भी हम उन लोगों को इसके बारे में प्रशिक्षित कर लें, थोड़ा भी उनको इसके बारे में जानकारी दिला दें, स्कूल कॉलेजेस के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना लें। आपदा मित्र इन सब के साथ साथ इन सभी के बारे में लोगों को अवगत कराना प्रारंभ, एक हम लोग हैंडबिल बना करके स्कूल में जाकर के इसके बारे में बताना प्रारंभ कर लेंगे
तो व्यापक पैमाने पे होने वाली जन और धन की हानि को रोका जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि 2 दिनों के तक इन 9 राज्यों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, एनडीएमए और एसडीएमए के सभी अधिकारी और प्रतिनिधिगण अपनी सफलतम जो आपके यहाँ के प्रयोग हैं उन सब पर अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और इन 2 दिनों के अंदर किसी एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंच करके किसी भी प्रकार की आपदा से होने वाले जन और धन की हानि को न्यूनतम और फिर 0 स्तर तक पहुंचाने में आप किसी एक निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचेंगे और उसका व्यापक लाभ आने वाले समय में देश को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ इस 2 दिवसीय क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन की राज्य स्तरीय इन कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं प्रमुख सचिव राजस्व महोदय को मंचासीन अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु आमंत्रित करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको हृदय के हर कोने से धन्यवाद देना चाहेंगे और आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि इतने व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद आप लोगों ने हम सबको आशीर्वाद दिया। हम लोग को तो आशीर्वाद अक्सर मिल जाता है कभी कभी, परंतु आज 9 राज्य के अधिकारी यहाँ जो उपस्थित हैं उनको भी आपका आशीर्वाद का संदेश प्राप्त हुआ, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। मान्यवर भारत सरकार के कुछ अधिकारी मेरे साथ बैठे थे, आपको उद्बोधन के बाद उन्होंने स्वयं मुझे ये कहा कि ड्रेजिंग का कार्य आप एसडीएमए के कार्यों में शामिल करा लीजिए ताकि इसमें और अधिक व्यापक कवरेज उत्तर प्रदेश में संभव हो सके। माननीय ये आपके मार्गदर्शन का ही कारण है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आपने लैंडलिंग के बारे में और जो चीज़ें और बताई हैं इस पर हम तीव्र गति से काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुसार हम लोग सफल होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राज्य मंत्री जी का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा जी का और भारत सरकार से आएगा कमल किशोर जी का, जॉइंट सेक्रेटरी साहबान का और एनडीएमए के सभी सदस्यों का। इसके साथ साथ 9 राज्यों के प्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हैं, 2 दिन हमारे साथ रहेंगे, उनका बहुत बहुत आभार। अंत में हमारे पत्रकार बंधु प्रेस के इनको बहुत बहुत आभार की जो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ निर्देश दिए हैं अगर व्यापक रूप से जनता तक पहुँचेंगे तो उसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा कि स्कूल में कार्यक्रम कैसे कराया जाए, पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया जाए, ये सब चीज़ों की जानकारी अगर आम जनता तक पहुँचती है तो उसका बहुत बहुत लाभ मिलेगा।